वर्ष 2021-22 के बजट और आर्थिक समीक्षा से संबंधित जितने एमसीक्यू बन सकते हैं महत्वपूर्ण, वो इसमें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप इनको कर लीजिएगा तो यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। बाकी हमने आर्थिक समीक्षा और बजट पे एक वीडियो आप लोगों को दिया है, करंट अफेयर्स के सेक्शन में वो आपको पढ़ा मिल जाएगा। वो वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखिएगा। आइए इन पर एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्ताव कितने स्तंभों पर आधारित है? जो 2021-22 का बजट प्रस्ताव है वो कितने स्तंभों पर आधारित है, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर होगा ए, ये 6 स्तंभों पर आधारित है। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। 2021-22 में घोषित पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह केंद्र प्रायोजित योजना होगी। केंद्रीय योजना और केंद्र प्रायोजित योजना में कई बार हमने अंतर बताया है। केंद्रीय योजना वो योजना होती है जिसमें पूरा व्यय केंद्र सरकार करती है। केंद्र प्रायोजित योजना वो होती है जिसको केंद्र सरकार जो है उस योजना को बनाती है लेकिन लागू राज्य सरकार करती है। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका परिव्यय 64,180 करोड़ रुपए होगा। योजना की अवधि 6 वर्ष की होगी। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021-22 के बजट में घोषित हुई है। ये तीनों ही चीज़ें सही हैं, राइट हैं। राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 तीनों। बजट 2021-22 में मिशन पोषण 2.0 प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें किसका विलय किया जाएगा? तो संपूरक पोषण कार्यक्रम का या पोषण अभियान का? तो आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें साफ साफ सारी चीज़ें आपको देखो मिल जाएगी। तो मिशन पोषण 2.0 में संपूरक पोषण मिशन और पोषण अभियान दोनों का ही विलय किया गया है। तो इसका उत्तर दोनों हो जाएगा सही, राइट, अर्थात सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2021-22 में निम्नलिखित में से किसे प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है? तो बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? जल ही जीवन है मिशन, जल जीवन मिशन शहरी, जल जीवन मिशन ग्रामीण या राष्ट्रीय जल मिशन? तो इसका उत्तर होगा सी, जल जीवन मिशन, बी, जल जीवन मिशन शहरी। ठीक है, इसको प्रारंभ किए जाने की घोषणा बजट 2021-22 में की गई है। तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का कार्यान्वयन किया जाएगा तो कब से कब तक किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ये इसका राइट आंसर होगा ए, 2021 से 2026 तक किया जाएगा। ठीक है। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत व्यक्तिगत वाहनों के मामले में कितने वर्ष पश्चात वाहनों की फिटनेस जांच करानी होगी? तो ऑप्शन है 15, 20, 25, 30। तो ये वैयक्तिक वाहन जो आपके पर्सनल व्हीकल होते हैं उसके मामले में 20 वर्ष है और वाणिज्यिक जो वाहन हैं उनके मामले में 15 वर्ष है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? व्यक्तिगत वाहनों के मामले में पूछ रहा है तो ये 20 वर्ष हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बजट 2021-22 में 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है? ध्यान रखिएगा, 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले, ये भी याद रखिएगा 42 शहरी केंद्रों, पूछ सकता है कितने शहरी केंद्रों के लिए, तो 42 शहरी केंद्रों के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है? तो ये है 2,217 करोड़ रुपए, ए वाला राइट आंसर है। ठीक है। बजट प्रस्ताव 2021-22 के अनुसार न्यूमोकोकल वैक्सीन का विस्तार कितने राज्यों में किया जाएगा? 10 राज्यों में, 15 राज्यों में, 20 राज्यों में या पूरे देश में? तो बजट 2021-22 में प्रस्ताव है कि न्यूमोकोकल वैक्सीन का विस्तार पूरे देश में कर दिया जाएगा। तो डी वाला राइट आंसर है उसका। बजट अनुमान 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि प्रदान की गई है? तो कोविड-19 वैक्सीन के लिए तो महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए प्रश्न। इसमें इसका राइट आंसर होगा ए, 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 वैक्सीन के लिए ये राशि प्रदान की गई है बजट अनुमान 2021-22 में। बजट अनुमान 2021-22 में स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए आवंटित धनराशि में कितनी वृद्धि की गई है? तो स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में
देखिए एक एक लाइन आपको मैंने उस दिन बताई थी, इसी तरह प्रश्न भी आपका आएगा वहीं से। तो 137% सी वाला राइट आंसर है इसका। बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए कितने क्षेत्रों के लिए उत्पादबद्ध प्रोत्साहन योजना PLI जो स्कीम है उसकी घोषणा की गई है? तो कुल कितने क्षेत्रों के लिए हमने बताया था? 13 क्षेत्रों के लिए। तो ए वाला राइट आंसर है, ए वाला राइट आंसर है। 13 क्षेत्रों के लिए PLI स्कीम की घोषणा की गई है। बजट 2021-22 में मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क, ठीक है, मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क, तो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की बात कर रहा है, मित्र की बात कर रहा है। योजना की घोषणा की गई है। मित्र योजना क्या है, ध्यान रखिएगा, मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क योजना है, इसकी घोषणा की गई है, जिसके तहत 3 वर्षों में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो हमने उन स्थलों का नाम भी आपको बताया था जहां पर ये पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? 7, डी वाला राइट आंसर है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अवसंरचना पाइपलाइन, इसके बारे में प्रश्न भी आ चुका है मुख्य परीक्षा में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिसंबर 2019 में इसकी घोषणा की थी। यह 6,835 परियोजनाओं के साथ प्रारंभ की गई थी। बजट प्रस्ताव 2021-22 में इसमें 7400 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। तीनों ही राइट आंसर हैं, एकदम रट लीजिएगा इस चीज़ को। तो 1,00,000 करोड़ की ये पूरी संरचना, ये राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन की योजना है। सॉरी, 1,00,000 करोड़ नहीं, 100 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसमें निवेश करने की योजना है। तो अवसंरचना को मजबूत बनाया जाएगा, भारत को विनिर्माण हब बनाया जाएगा, भारत को रोजगार संपन्न बनाया जाएगा। तो ये सभी इस योजना के लक्ष्य हैं। तो तीनों ही इसका राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर होगा तीनों, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकास वित्तीय संस्थान DFI से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना के लिए एक विधेयक लाया जाएगा विकास वित्तीय संस्थान के। इसके पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। दोनों ही राइट आंसर है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किसके लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है? ब्राउनफील्ड अवसंरचना आस्तियाँ, ग्रीनफील्ड अवसंरचना आस्तियाँ, या दोनों के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं। सबसे पहले समझ लीजिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन है क्या। अगर एक वाक्य में समझाएं आपको, तो एक तरह से रणनीतिक विनिवेश है सरकार का। सरकार विनिवेश के माध्यम से धन काफ़ी इकट्ठा करेगी, ऊपर से कुछ क्षेत्रों को अपने पास नियंत्रण में रखेगी और कुछ ज़्यादातर क्षेत्रों को निजी क्षेत्र को सौंप देगी। क्योंकि ज़्यादातर सेक्टर्स ऐसे हैं सरकार के जो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे कार्यकुशलता भी इतनी नहीं है, प्रबंधन भी सही नहीं है। तो निजी क्षेत्रों को देने से वो अपने जो है पटरी पे आ पाएंगे और गति जो है आर्थिक समृद्धि जो है देश की, वो सही हो पाएगी। इसके अलावा रोजगार सृजन भी उनसे काफ़ी ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो इस तरह से राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो ये ब्राउनफील्ड अवसंरचना आस्तियों के लिए है। ब्राउनफील्ड मतलब जो पहले से चली आ रही योजना है उनके लिए है। ग्रीनफील्ड अवसंरचना आस्तियाँ क्या होती, नई योजनाएं होती हैं, जो अर्थात जो किसी पुरानी अवसंरचना योजना का अनुसरण नहीं करती हैं। तो दोनों में यही अंतर होता है। तो ये ब्राउनफील्ड अवसंरचना आस्तियों के लिए है, अर्थात जो पहले से चली आ रही है उनके लिए है। राइट आंसर ए होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बजट अनुमान 2020-21 में पूंजीगत व्यय 4.12 लाख करोड़ रुपए था। कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है ये। और संशोधित अनुमान 2021-22 में पूंजीगत व्यय 4.39 लाख करोड़ रुपए था। बजट अनुमान 2021-22 में पूंजीगत व्यय 5.54 लाख करोड़ रुपए है। बजट अनुमान 2021-22 में पूंजीगत व्यय बजट अनुमान 2020-21 की तुलना में 44.5% अधिक है। यही गलत है, डी वाला राइट आंसर है, ठीक है, डी वाला गलत है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, आप बड़ी आसानी से निकाल भी सकते हैं इसको।
सी वाला जो है पूंजीगत व्यय बता रहा है 2021-22 का, और ए वाला बता रहा है 2020-21 का। तो 5.54 माइनस 4.12 बटे 4.12 कर दो, इंटू 100 कर दो, तो ये आ जाएगा कितना परसेंट है। ठीक है, ये कितना परसेंट है आ जाएगा, लेकिन आपको ये मालूम रहना चाहिए कि सी वाला और ए वाला राइट है अथवा नहीं है। फिलहाल ये 34.46% लगभग था, न कि 44.5%, तो डी वाला गलत है। भारतीय राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का उद्देश्य 2030 तक भविष्य हेतु तैयार रेलवे तंत्र, 2030 तक सभी रेल मार्गों का विद्युतीकरण, 2030 तक सभी रेल भागों का दोहरीकरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सीधे सीधे ये सेंटेंस ही लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का उद्देश्य कि 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र बनाना है, तो ए वाला राइट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जून 2022 तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चालू हो जाएंगे, तो पहला राइट आंसर है, 2022 ही लक्ष्य है। और दिसंबर 2023 तक ब्रॉडगेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण पूरा हो जाएगा, 2023 तक दिसंबर तक। दोनों ही राइट आंसर है, कई बार हम बता चुके हैं आपको, तो सी वाला राइट आंसर होगा। बजट 2021-22 में 2 नई मेट्रो रेल प्रौद्योगिकियाँ, ये भी नाम याद रखिएगा, हमने उस वीडियो में भी आपको बताया था आर्थिक समीक्षा बजट वाले में। मेट्रोलाइट और मेट्रोनियो दोनों नाम याद रखिएगा, नाम पूछ सकता है। इनकी घोषणा की गई है, कहाँ पर इनका परिचालन किया जाएगा? तो टीयर 2 शहरों में, टीयर 1 शहरों के बाहर चारों तरफ अर्थात परिधि क्षेत्रों में। ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। सी इज राइट आंसर, टीयर 2 शहरों में भी और टीयर 1 शहरों के परिधि क्षेत्रों में, अर्थात बाहर जो उनका पूरा घुमाव क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर। बजट के अनुसार देश में कुल 702 किलोमीटर परंपरागत मेट्रो रेल परिचालन में है। वर्तमान में 1016 किलोमीटर मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। याद रखिएगा, मेट्रो रेल से संबंधित है, 702 किलोमीटर परंपरागत मेट्रो रेल परिचालन में है और वर्तमान में 1016 किलोमीटर मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। दोनों ही राइट आंसर है, 1 और 2 दोनों सही है इसमें। विगत 6 वर्षों में भारत में विद्युत क्षेत्र की स्थापित क्षमता में कितने गीगावाट की वृद्धि हुई है? कितने गीगावाट की वृद्धि हुई है विद्युत क्षेत्र की स्थापित क्षमता में? तो पिछले 6 वर्षों में पूछ रहा है और ये बजट में इसी का वर्णन था, तो 139% की ध्यान रखिएगा, ए वाला राइट आंसर होगा। बजट 2021-22 में परिष्कृत सुधार आधारित और परिणामबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। परिष्कृत सुधार आधारित और परिणामबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र योजना, पहला है, योजना के लिए 5 वर्षों की समयावधि में 3,05,984 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। सही है। योजना के डिस्कॉम्स को बुनियादी अवसंरचनाओं को तैयार करने में सहायता मिलेगी, दूसरा वाला भी सही है, राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। बजट प्रस्ताव 2021-22 में से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थी शामिल किए जाएंगे, सही है ये। आगामी 3 वर्षों में 200 अतिरिक्त जिलों की शहरी गैस वितरण नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, ये वाला गलत है। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना प्रारंभ की जाएगी, ये सही है। एक स्वतंत्र गैस परिवहन प्रणाली परिचालन का गठन किया जाएगा, ये भी सही है। तो दूसरा वाला बी वाला गलत है, बाकी तीनों ही सही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, उज्ज्वला पहला वाला जो स्टेटमेंट है कि कितने अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा, 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थी शामिल किए जाएंगे उज्ज्वला योजना में। बजट 2021-22 में एक एकल प्रतिभूति बाजार संहिता का प्रस्ताव है, जिसमें शामिल किया जाएगा किनको? चारों को शामिल किया जाएगा, ठीक है, हमने बताया है आपको, तो चारों ही राइट आंसर होंगे इनके, ठीक है। सेबी अधिनियम भी, डिपॉजिटरीज अधिनियम 1996, प्रतिभूति अधिनियम 1956, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2007। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2, 3 और 4। बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में अनुमन्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ए वाला राइट आंसर है, 74% कर दिया गया है।
बजट 2021-22 में लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत प्रदत्त पूंजी के लिए उनकी न्यूनतम सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? क्या है? लघु कंपनियां जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। हालांकि तीनों की परिभाषा में बदलाव कर दिया गया है। MSM तीनों के, अर्थात माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, तीनों की परिभाषा चेंज हो गई है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? स्मॉल वाला पूछ रहा है। तो 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। ए वाला राइट आंसर है, ठीक है। वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का रणनीतिक विनिवेश किया जाएगा? तो किसका किया जाएगा? सभी का किया जाएगा। BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन तीनों का किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किस बीमा कंपनी का IPO लाया जाएगा शेयर बाजार में? तो ये कौन सी है? LIC थी। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, ए वाला राइट आंसर है। भारत सरकार ने बजट अनुमान 2021-22 में विनिवेश से कितनी धनराशि प्राप्त होने की उम्मीद जताई है? विनिवेश से कितनी धनराशि प्राप्त होने की उम्मीद जताई है? तो इसका राइट आंसर है C, 1,75,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की उम्मीद 2021-22 में विनिवेश से जताई है। C वाला राइट आंसर है। बजट 2021-22 में कृषि ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना कृषि ऋण दिया जाएगा इस साल? तो राइट आंसर है, याद रखिएगा, B, 16.5 लाख करोड़ रुपए। बजट 2021-22 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे में पहले आलू, प्याज और आपका टमाटर आता था इसमें, लेकिन इस बार बजट 2021-22 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे में शीघ्र खराब होने वाले कितने अतिरिक्त उत्पादों को शामिल किया जाएगा? तो कितने अतिरिक्त उत्पादों को? 22 अतिरिक्त उत्पादों को शामिल किया जाएगा। इस तरह से अब कुल कितने उत्पाद हो गए इसमें? पहले से 3 थे, 22 जुड़ जाएंगे, तो 22 3 25 हो जाएंगे। राइट आंसर इसका C होगा, 22। बजट 2021-22 के अनुसार E-NAM के तहत कितनी अतिरिक्त मंडियों को लाया जाएगा? कितनी अतिरिक्त मंडियों को लाया जाएगा? 1000 अतिरिक्त मंडियों को लाया जाएगा। एक राष्ट्र एक कार्ड योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक राशन कार्ड योजना, तो यह योजना 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है। दूसरा है, योजना द्वारा आच्छादित लाभार्थियों की संख्या लगभग 69 करोड़ है। दोनों ही बातें बजट में बताई गई वित्त मंत्री के द्वारा, राइट हैं दोनों ही, पहला दूसरा दोनों, और दोनों फैक्ट आप भी याद रखिएगा। बजट 2021-22 में किस संघ राज्य क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है? तो 2021-22 बजट में कहाँ पर? B, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। बजट 2021-22 में शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है? शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है? तो राष्ट्रीय भाषा अनुवाद, राष्ट्रीय भाषा शिक्षण, राष्ट्रीय डिजिटल भाषा मिशन या राष्ट्रीय इंटरनेट भाषा मिशन। राइट आंसर है ए वाला, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन। बजट 2021-22 में एक डीप ओशन मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए कितना बजट परिव्यय निर्धारित किया गया है? तो इसके लिए डीप ओशन मिशन के लिए 4000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव है। C वाला राइट आंसर है। संशोधित अनुमान 2020-21 में राजकोषीय घाटा कितना निर्धारित है? हमने आपको बताया था, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष का, इस वर्ष का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कितना निर्धारित है संशोधित अनुमानों में? तो ये कितना है दोस्तों? ए वाला राइट आंसर है, 9.5% राजकोषीय घाटा GDP का रहे। संशोधित अनुमान 2020-21 जो पिछला बजट था उसका। बजट अनुमान 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो ये 21-22 का पूछ रहा है, तो 21-22 में कितना रहने का अनुमान है? तो 6.8% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। C वाला राइट आंसर है। बजट 2021-22 के अनुसार भारत की आकस्मिकता निधि बढ़ाकर
कितना किया जाना प्रस्तावित है? आकस्मिक निधि को बढ़ाकर कितना किया जाना प्रस्तावित है? तो इसको बढ़ा करके 30,000 करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव है बजट 2021-22 में। बी वाला राइट आंसर होगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए निवल उधारी की सामान्य उच्चतम सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना निर्धारित की गई है? निवल उधारी की सामान्य उच्चतम सीमा, तो ये कितनी निर्धारित की गई है दोस्तों? 4%। राइट आंसर क्या होगा? ए। राइट आंसर क्या होगा? ए। तो ये रहे बजट से संबंधित आपके प्रमुख सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब आइए आर्थिक समीक्षा के प्रमुख प्रश्नों को देख लेते हैं जो बन सकते हैं यहाँ से। तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में कितना संकुचन हुआ था? तो बहुत ज़्यादा संकुचन हुआ था। कितना हुआ था? -23.9%। आपको याद होगा, काफ़ी आलोचना भी हुई थी सोशल मीडिया पे। तो सी वाला राइट आंसर है इसका, 23.9% का संकुचन हुआ था। तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 23.9% का संकुचन हुआ था। वर्ष 2020 में वैश्विक व्यापार में कितना संकुचन अनुमानित है? तो वैश्विक व्यापार में वैश्विक बाजार में पूछ रहा है, 2020 की बात कर रहा है, कोरोना महामारी के समय। तो 9.2% का संकुचन हुआ है वैश्विक बाजार में। वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली एवं दूसरी दोनों तिमाही में, ये सारी बातें आर्थिक समीक्षा में की गई हैं, बात ध्यान रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली एवं दूसरी दोनों तिमाहियों में समग्र सकल मूल्य वर्धित में जीवीए में सकारात्मक योगदान करने वाला एकमात्र क्षेत्र कौन सा रहा? तो उद्योग सेवा क्षेत्र बहुत नेगेटिव में गए, लेकिन कृषि क्षेत्र एकमात्र सकारात्मक वृद्धि इसने दर्ज की थी। बी वाला राइट आंसर है, कृषि क्षेत्र। फसल वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना है? तो ये कितना है? ए, 301 मिलियन टन है। बजट 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना है? 301 मिलियन टन। अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो बी वाला राइट आंसर है, 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई पूंजीगत व्यय में। तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई। 8 जनवरी 2021 तक केंद्र सरकार का सकल बाजार उधार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? सी वाला राइट आंसर है, 10.72 लाख करोड़ रुपए हो गया 2020-21 के लिए सकल बाजार उधार। ठीक है। वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में भारत के निर्यात में कितना संकुचन हुआ? भारत के निर्यात में कितना संकुचन हुआ? तो 21.1% का संकुचन हुआ वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार। अप्रैल से सितंबर 2020-21 की अवधि के दौरान भारत का व्यापार घाटा कितना था? भारत का व्यापार घाटा पूछ रहा है। अप्रैल से सितंबर 2020-21 की अवधि के दौरान कितना था? तो डी वाला राइट आंसर है, 26.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत ने वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में कितना चालू खाता अधिशेष दर्ज किया था? चालू खाता अधिशेष कितना दर्ज किया था? तो यह बी वाला राइट आंसर है, 3.1% चालू खाता अधिशेष दर्ज किया 2020-21 की पहली छमाही में, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार। 8 जनवरी 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो 8 जनवरी 2020 का पूछ रहा है ये। इसके बाद अभी तो 635 के ऊपर पहुंच गया है, लेकिन तब 586.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। बी वाला राइट आंसर है। उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ा है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। आर्थिक समीक्षा के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे भारत हो गया है। ए वाला राइट आंसर है। एनएसओ ने वर्ष 2020-21 में भारतीय जीडीपी में कितना संकुचन अनुमानित किया है? तो भारत की जीडीपी में एनएसओ ने वर्ष 2020-21 में कितना संकुचन अनुमानित किया है? तो यह है सी, 7.7% संकुचन अनुमान व्यक्त किया है। ठीक है। वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित वृद्धि दर कितना है? 2021-22 की बात कर रहा है। तो आपको पता है 11% बताया, तो ये किसके बीच है? 10 से 12% के बीच। डी वाला राइट आंसर है।
गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? ए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले के 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर कितनी थी? अर्थात 2020-21 के पहले के जो 5 वर्ष हैं उनमें भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर कितनी थी? तो 6.7% थी। बी राइट आंसर है। आर्थिक समीक्षा में ये भी वित्त मंत्री ने बताया है। वर्ष 2018-19 में स्थिर आधारभूत मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धित कितना था? स्थिर आधारभूत मूल्यों पर जीवीए कितना था पूछ रहा है, तो ए वाला राइट आंसर है। ये आर्थिक समीक्षा में बताया गया। 2018-19 में स्थिर आधारभूत मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धित बताया गया। तो तुलनात्मक अध्ययन एक प्रकार से प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री के द्वारा। तो कितना था? 128 लाख करोड़ रुपए। वर्ष 2018-19 में स्थिर बाजार मूल्यों पर भारत की जीडीपी कितनी थी? भारत की जीडीपी पूछ रहा है कितनी थी, तो ये थी 139.8 लाख करोड़ रुपए। वर्ष 2018-19 में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय कितनी थी? ये प्रश्न आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका बी वाला राइट आंसर होगा 1,26,521। ये प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय थी चालू मूल्यों पर 2018-19 में 1,26,521 सालाना। वर्ष 2018-19 में राजस्व घाटा जीडीपी का कितना था? राजस्व घाटा पूछ रहा है 2018-19 में पूछ रहा है, जो कि आर्थिक समीक्षा में इसकी बात की गई, तो 2.4% था। बजट अनुमान 2020-21 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना अनुमानित था? 2020-21 की बात हो रही है, तो ये बी वाला 0.4% अनुमानित था, लेकिन रहा अंततः अनुमानित से बहुत ज़्यादा। वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना था? 2018-19 का पूछ रहा है, तो सी 3.4% राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो ये थे प्रमुख आंकड़ों से संबंधित जो प्रश्न आ सकते थे। बाकी आयात निर्यात वगैरह कहाँ से ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, बाकी सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में बता ही दी हैं। इस तरह के प्रश्न आपके बनेंगे, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हैं वो बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। बाकी वो वीडियो भी ज़रूर आप देखिएगा। अभी हम रामायण वीडियो पे काम करेंगे 2-3 दिन, इसलिए वीडियोस आपके कम आ रहे हैं। और रामायण वीडियो बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि रामायण वीडियो दे देंगे तो पूरे वर्ष भर का तो उसमें आप लोग पढ़ ही लोगे। और इसके अलावा सितंबर का जो बच जाएगा वो सितंबर मंथली वाले में आप लोग देख लेना, तो मंथली वीडियो में कवर हो जाएगा वो सारा सितंबर का। ठीक है ना? तो अब रामायण वीडियो पे काम करते हैं, 1-2 दिन 3 दिन में आप लोगों को प्रोवाइड करवा देते हैं पूरे वर्ष भर के करंट अफेयर्स का जिस्ट।